ये केस इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून में रिकॉग्निशन, मान्यता के कॉन्सेप्ट पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस का सही नाम है हाइली सेलासी वर्सेस केबल एंड वायरलेस लिमिटेड। केस टाइटल एंड सब्जेक्ट। ओरिजिनल टाइटल हाइली सेलासी वर्सेस केबल एंड वायरलेस लिमिटेड 1938 एंड 1939। सब्जेक्ट। ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स, राज्यों और सरकारों की मान्यता के प्रिंसिपल से संबंधित है। केस के फैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट। 1935 में इथियोपिया के एम्परर हाइली सेलासी हेटसेलसी ने एक ब्रिटिश कंपनी, केबल एंड वायरलेस कंपनी लिमिटेड के साथ एक रेडियो टेलीग्राफिक सर्विस स्थापित करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। डेट। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत केबल एंड वायरलेस कंपनी पर इथियोपिया की गवर्नमेंट का एक निश्चित सम ऑफ मनी बकाया थी। इन्वेजन एंड एक्साइल। 1936 में इटली ने इथियोपिया पर अटैक करके ऑक्यूपेशन कब्जा कर लिया और एम्परर हाइली सेलासी को एक्साइल निर्वासन में जाना पड़ा। द डिस्प्यूट। हाइली सेलासी ने बकाया मनी के लिए ब्रिटिश कोर्ट में केबल एंड वायरलेस पर सूट मुकदमा दायर किया। केबल एंड वायरलेस ने आर्ग्यूमेंट दिया कि इटली अब इथियोपिया की द फैक्टो गवर्नमेंट, वास्तविक सरकार है, इसलिए राइट इटली के पास चला गया है और वे सम्राट को पेमेंट नहीं कर सकते। रिकॉग्निशन का इश्यू। केस का कोर इश्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन पॉलिसी पर निर्भर था। हाइली सेलासी द जूअर रिकॉग्निशन, कानूनी वैधानिक मान्यता, उन्हें अभी भी लेजिटिमेट वैध शासक माना गया। किंग ऑफ इटली द फैक्टो रिकॉग्निशन, वास्तविक तथ्यात्मक मान्यता, उन्हें इथियोपिया के टेरिटरी पर इफेक्टिव कंट्रोल रखने वाली गवर्नमेंट माना गया। कोर्ट ऑफ अपील्स डिसीजन 1938। इनिशियल रूलिंग नो 1। पहले चरण में कोर्ट ऑफ अपील ने ये होल्ड किया कि चूंकि हाइली सेलासी को द जूअर कानूनी रूप से सॉवरेन संप्रभु के रूप में मान्यता प्राप्त थी, इसलिए उन्हें डेट ऋण पर सूट दायर करने का राइट है। फाइनल डिसीजन नो 2 1939। चेंज इन पॉलिसी। इस बीच 1938 के अंत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बदल दी और इटली को इथियोपिया की द जूअर गवर्नमेंट के रूप में भी रिकॉग्नाइज मान्यता कर लिया। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कोर्ट ने पाया कि द जूअर रिकॉग्निशन का इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव पूर्वव्यापी होता है, यानी ये रिकॉग्निशन उस समय से वैलिड मानी जाएगी जब इटली ने इफेक्टिव कंट्रोल हासिल किया था। 1936। फाइनल रूलिंग। इसलिए कोर्ट ने डिसीजन दिया कि कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित पब्लिक एसेट्स पर राइट अब इटली के पास चला गया है। हाइली सेलासी अब उस मनी को क्लेम नहीं कर सकते थे। केस का सिग्निफिकेंस। इस केस ने इंटरनेशनल लॉ में दो की प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश किया। द जूअर वीएस द फैक्टो रिकॉग्निशन। इस केस ने स्पष्ट किया कि द फैक्टो रिकॉग्निशन का मतलब सिर्फ फैक्ट में कंट्रोल है, लेकिन लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार, जैसे कि पब्लिक एसेट्स पर राइट, आमतौर पर द जूअर सॉवरेन के पास रहते हैं। रेट्रोस्पेक्टिविटी ऑफ द जूअर रिकॉग्निशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि कोर्ट ने रूल दिया कि जब एक बार किसी गवर्नमेंट को द जूअर रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, तो ये रिकॉग्निशन रेट्रोस्पेक्टिव, पीछे की डेट से अप्लाई होती है, और यह उस द जूअर गवर्नमेंट को कंट्रोल के दौरान किए गए ट्रांजैक्शंस पर भी राइट देती है। यह मामला सॉवरेन राइट्स और फॉरेन पॉलिसी के इंटरप्ले, आपसी रिलेशन को समझने के लिए एक क्लासिक एग्जाम्पल है।